जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें आप लोगों का जो है प्रश्न जो है आप लोगों का जो पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, वो 3 टाइप से पूछा जाता है। एक होता है आपका अति लघु प्रश्न उत्तर, एक होता है आपका लघु प्रश्न उत्तर, एक होता है आपका दीर्घ प्रश्न उत्तर। अति लघु में क्या होता है, छोटे छोटे सवाल होते हैं, जिसको हमने इसके पहले वाले पार्ट में कवर किया था। ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम लोग लघु प्रश्न उत्तरों को देखेंगे जो उससे थोड़ा लॉन्ग टाइप के होते हैं। और दीर्घ प्रश्नोत्तर इसके बाद आएगा, जो काफ़ी बड़े बड़े सवाल होते हैं। लेकिन आप लोगों के कहने पे मैंने सवालों को अपनी भाषा में लिखने का प्रयास किया, काफ़ी मेहनत लगी, इसलिए आप लोगों से मैं इस वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर चाहूँगा। मैंने कोशिश किया था, मैंने सोचा था क्वेश्चन बैंक से आप लोगों को पढ़वा दूं, लेकिन क्वेश्चन बैंक की जो भाषाएं थी आंसर की, वो आपकी ज़ुबान पे चढ़ती नहीं और आप लोग उसको अच्छे से याद भी नहीं कर पाते। इस कारण बस इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो मुझे खुद से तैयार करना पड़ा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया इसका पार्ट 2 हड़प्पा सभ्यता लघु प्रश्न उत्तर को। तो चलिए शुरू करते हैं हम और देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो था आपका, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करना था आपको। काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए, यहाँ पे लिखना है आपको कि हड़प्पा वासी धार्मिक रूप से बहुत आस्थावान थे। अब हड़प्पा वासी जो थे वो धार्मिक रूप से बहुत आस्थावान थे। उनके धार्मिक जीवन की विशेषताएं जो थी वो इस प्रकार थी। क्या क्या थी देखिए, वे पूजा करते थे जैसे पेड़, जानवर और नदियाँ। वो पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पेड़, जानवर, नदियाँ। पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता था, ठीक है। वे मातृ देवी यानी उर्वरता की देवी, मातृ देवी जो थी वो उर्वरता की देवी थी, की पूजा करते थे, जिससे ये पता चलता है कि वे संतान प्राप्ति और खेती की उन्नति के लिए प्रार्थना करते थे, ठीक है। ये सब देखो वो लैंग्वेज से अलग है, आप मिला लेना, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप मिला लीजिएगा, उससे बिल्कुल डिफरेंट मैंने साधारण भाषा में लिखा है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। पशुपति की मूर्ति भी मिली है, जिसमें एक व्यक्ति 3 सिरों वाला और योग की मुद्रा में बैठा है। इसे शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यज्ञ वेदी, अग्निकुंड और कुछ मंदिर जैसे ढांचे भी मिले हैं। वे ताबीज़, मूर्तियां और मोहरे बनाते थे जिनमें धार्मिक प्रतीक होते थे। प्रतीक मतलब समझते हैं ना, चिन्ह हुआ करता था, ठीक है। तो ये था आपका पहले सवाल का आंसर, जो बिल्कुल सटीक था, शॉर्ट में था। इसको अच्छे से आप याद कर सकते हो बिना झिझक के, ठीक है। और भाषा का भी यहाँ पे ख्याल रखा गया, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिससे आप आसानी से याद कर पाओ। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। देखिए, इस तरह के पढ़ाई का ना बहुत सारे जो टीचर्स है यूट्यूब पे वो चार्जेस लगाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ भाई, ठीक है। आप एप्लीकेशन पर जाओगे तो यही सुविधा आपको वहाँ पर भी मिलने वाला है। आप यूट्यूब पे भी जाओगे तो वो लोग फ़ीस ले करके आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को विदाउट फीस, बिना किसी फ़ीस के आप लोगों को कवर करवाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है हमारा। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले भी हिस्ट्री का इस तरह से कोई भी क्लास चला होगा यूट्यूब पर कि आपको चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, जिसका भी आर्ट्स होगा उनको जो है अपने चैनल पर लेके आना है, ठीक है, कि चलो वहाँ पर पढ़ाई हो रही है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन करना है, ठीक है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पश्चिमी एशिया जैसे कि मेसोपोटामिया, पश्चिमी एशिया में कौन थे? मेसोपोटामिया था, से व्यापार होता था। इसके प्रमाण हैं, क्या प्रमाण है? चलिए उस प्रमाण को देखते हैं। हड़प्पा की मुहरें मेसोपोटामिया से मिली है। हड़प्पा की जो मुहरें थी वो कहाँ से मिला है? मेसोपोटामिया से मिला है। मेसोपोटामिया में कुछ मूर्तियाँ और शिलालेखों में मेलुह नाम आता है, जो हड़प्पा के क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ है। वे सोना, चांदी, तांबा, मनके, हाथी के दांत, कपड़ा आदि चीज़ें पश्चिमी एशिया भेजते थे और टिन, चांदी, बहुमूल्य पत्थर मंगवाते थे। यानी ये सब सामान वे लोग दक्षिणी पश्चिमी एशिया में भेजते थे और वहाँ से क्या मंगाते थे? टिन हो गया, चांदी हो गया, कीमती पत्थर हो गया, वो सब वहाँ से मंगवाते थे। यह व्यापार नदी मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों से होता था। ये व्यापार नदी मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों से होता था, ठीक है। ऐसा समुद्र मार्ग इसलिए बोला गया कि उनके सिक्कों पर भी आपको व्यापारिक जहाज़ों का जो है दिखाया गया था, दृश्य पानी वाले जहाज़ का, जिससे ये पता चलता था कि ये लोग जो है व्यापार करते थे, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में आंसर लिखा है, ज़्यादा लंबा नहीं किया है घिस तीर करके, क्योंकि आप लोगों को याद भी करना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार के मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करना है, यानी कि उसकी सूची बनाना है और उसके बाद मनका बनाने की कोई भी एक प्रक्रिया का आपको यहाँ पे वर्णन करना है, ठीक है।
तो चलिए देखिए इसके आंसर को देखते हैं। मनके बनाने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ चाहिए वो कौन कौन चाहिए? अर्धकीमती पत्थर जो होता है वो, जैसे कि कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, ये सब चाहिए। सीप चाहिए, कांच चाहिए, ठीक है, ये सब चाहिए। तांबा चाहिए, टेराकोटा पकी हुई मिट्टी चाहिए, हाथी के दांत चाहिए। कार्नेलियन मनके बनाने की प्रक्रिया, हम लोग जो यहाँ पे मनका बनाने की प्रक्रिया बताएंगे वो ये वाला मनका बनाएंगे। कार्नेलियन मनके बनाने की प्रक्रिया आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। समझ में आया? अब चलिए इन मनकों को बनाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि कैसे ये मनके बनाए जाते थे। सबसे पहले कार्नेलियन पत्थर को जो है छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले क्या कहते थे, ये पत्थर, ये कार्नेलियन क्या होता था, एक छोटा पत्थर होता था, इनको जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता था। तोड़ने के बाद फिर उन्हें गर्म किया जाता था ताकि उनका रंग चमकदार और लाल हो जाए। फिर उनको क्या होता था, उनको हम गर्म किया जाता था, उनका रंग चमकदार और लाल हो जाए। एक बार आप मिला लेना भाई, अगर आपके पास बुक है ना, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है ना, मिला लेना। आंसर बिल्कुल डिफरेंट तैयार किया गया है, उसमें मुझे बहुत टफ लैंग्वेज लगा। मैंने सिंपल और साधारण लैंग्वेज का इस्तेमाल किया ताकि आप आसानी से याद कर पाओ। ठीक है, तो उनका रंग चमकदार और लाल हो जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद उन्हें गोल या अंडाकार आकार में तराशा जाता था। फिर मनकों में छेद किया जाता था ताकि उन्हें धागे में पिरोया जा सके, है ना। अब उनमें छेद कर देगा तब ना उसमें धागा पहनाओगे, धागों में पिरोया जा सके। तो ये था बनाने की विधि। ठीक है, ये पूरा विधि यहाँ 4 स्टेप में आपको दिया गया, ज़्यादा लंबा नहीं खींचे। क्वेश्चन बैंक में लगभग 10-12 स्टेप में था, हमने इसको शॉर्ट किया, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स थे वो ले लिए। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो याद करना नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है ना, एक छोटा सा टिप्पणी आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो, यहाँ पे उत्तर लिख लीजिएगा, उत्तर छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर लिख करके ये वाला लिखना आंसर है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ मिला है, जो इस सभ्यता की सबसे अद्भुत खोजों में से एक है। आप ये जो ग्रेट बाथ है, जो विशाल स्नानागार है, ये अद्भुत खोज में से एक है। इसका आकार लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। इसका आकार कितना है? 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर गहरा है। यह ईंटों से बना है और नीचे जल रोकने के लिए बिटुमिन यानी कि तारकोल का प्रयोग किया गया था। यानी यह ईंटों से बना है और नीचे जैसे ये बनाया गया है ना, ये ईंटा से चारों पट्टी बना दिया। अब नीचे तल्ली में क्या करना है, अरे बाथ टब, आज के ज़माने में जो बाथ टब पानी में घुस के जो लोग नहाते हैं ना बाथरूम में, वही चीज़ के बारे में बताया गया था। तो ये ईंटों से बनाया गया था। ठीक है, अब पानी को रोकने के लिए क्या किया गया था, नीचे जल रोकने के लिए बिटुमिन यानी कि तारकोल का प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके पास कपड़े बदलने के कमरे और पानी निकलने की व्यवस्था भी थी। यानी इसके पास में अब नहा के अब लोग निकलेंगे, अब इसमें लोग नहा लिए, नहा के निकलेंगे तो कपड़े चेंज करेंगे, तो उसके लिए कपड़े बदलने के लिए एक कमरा बनाया गया था और पानी निकलने की भी व्यवस्था की गई थी। अब जो गंदा पानी होगा वो कैसे निकलेगा, उसकी भी व्यवस्था वहाँ पे की गई थी। ठीक है, यह स्नानागार शायद धार्मिक अनुष्ठानों या फिर विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रयोग होता था। मतलब इस पर स्पष्ट नहीं है, इसीलिए इसको शायद वर्ड यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, बात समझ में आई? आप कन्फर्म नहीं बोल सकते हो, लेकिन शायद लगाया गया था। ओके, तो बहुत ही शॉर्ट में टिप्पणी हमने लिखा है। अगर आप बुक का देखोगे तो बहुत बड़ा है और क्वेश्चन बैंक में भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो याद नहीं हो पाएगा जल्दी आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे दिया है, आप लोग इसको याद कर लेना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, शायद ये आखिरी सवाल होगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करता है। यानी कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। ऐसा क्या कारण था कि हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया, यानी कि उसका विनाश हो गया। आइए इसके आंसर को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई संभावित कारण माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नदियों का मार्ग बदलना, नदियां जो है मार्ग बदल ली। अब नदी जिधर से जा रहा था उधर नहीं जा रहा, जिधर बस्ती था उधर ही नदियां अपने रुख बदल ली, बाढ़ आ गया, है ना। नदियों का मार्ग बदलना, खासकर घग्गर हकरा नदी का सूखना, नदियाँ सूख गई। अब जो नदियाँ का पानी जा रहा था यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में, मान लो जा रहा है, यहाँ से खेती हो रहा है, अब ये नदी पानी इधर कट लिया, अब तो पानी इधर जाएगा नहीं। अब ये जो सभ्यता यहाँ पे बसा था, जो नगर बसा था, वो अब चलेगा नहीं चलेगा। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि नदियों का मार्ग बदलना, खासकर घग्गर और हकरा नदी का सूखना, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं, बार बार बाढ़ आने से भी शहर क्या हो गए, नष्ट हो गए। अत्यधिक जंगलों की कटाई हुई, पर्यावरण असंतुलन हो गया। खेती की उपज कम हो जाना, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो गई। खेती की उपज कम हो जाना यानी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति थी वो क्या हो गई, कम हो गई। बाहरी आक्रमण, कुछ इतिहासकार आर्यों के आक्रमण को भी कारण मानते हैं। बाहरी आक्रमण में क्या लिखना है, कुछ इतिहासकार आर्यों के आक्रमण को भी कारण मानते कि आर्य लोग आक्रमण किए थे।
बीमारी या और महामारी। कुछ जगहों पर जो है सामूहिक कब्रें भी मिली हैं। सामूहिक कब्रें बताती है कि यहाँ पर या कोई बीमारी आया या कोई त्रासदी आई, है ना। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 लोग के ऊपर जो है कोई त्रासदी आ गया, 100 लोग मर गए, तो अब उसको एक एक करके उसको दफनाएगा नहीं, एक एक करके कब्र में नहीं डालेगा। क्या करेगा, 100 को एक साथ कब्र में डाल देगा। ठीक है, तो उससे क्या प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर ये सभ्यता इसलिए नष्ट हुई होगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। यहाँ पे या तो बीमारी आई होगी या तो महामारी में जैसे हम लोग को कोरोना में देख रहे थे ना, एक साथ कितने लोग मर जाते थे, तो वही चीज़ हो रहा था। ठीक है, तो ये ना कुछ ना कुछ तो हुआ होगा इस समय, जिसके कारण यहाँ पर ये जो सभ्यता है ये क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा दीजिएगा। इसका पहला पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग पार्ट 3 ज़रूर लिखिएगा ताकि हम जल्दी से पार्ट 3 इसका लेकर आ पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।